कौन मिसगाइड करता है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को मिसगाइड करने का काम इमरान मसूद बताएं कौन करता है, उसको सामने ले आए दुनिया के सामने। आप जो हैं बारंबार इमरान मसूद और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है उसके नेता जो हैं लगातार जिहादियों के लिए कवर फायर देते हैं। कवर फायर देना बंद करें। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इमरान मसूद के इस बयान पर जो है वो पलटवार किया गया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो बयान सामने आया था, महबूबा मुफ्ती जो है वो विवादित बयान देते हुए नजर आई थी कश्मीर को लेकर, लाल किले में जो पास में ब्लास्ट हुआ उसको लेकर। और अब आपको बता दें कि कल भी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से इस तरीके का बयान जो है वो सामने आया था। और अब आपको बता दें कि ये बयान जो है वो इमरान मसूद की तरफ से, कांग्रेस सांसद है उनकी तरफ से ये बयान जो है वो सामने रहा है, यूपी से सांसद आपको बता दें। और अब बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन जो है वो सामने आया है। बीजेपी ये सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछ रही है, इमरान मसूद से पूछ रही है कि गुमराह किसने किया, ये बात जो है वो कांग्रेस बताए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अलग अलग एजेंसियां जांच तो कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सियासत भी जो है वो खूब हो रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए जतिन, बड़ा सवाल ये है, एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ आतंकियों को लेकर या फिर इस तरीके की सोच को लेकर, रेडिकलाइज माइंड को लेकर सियासी बयान सामने आना। बिल्कुल, देखिए राजनीति अपनी तरफ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से चल रही है और अलग अलग एजेंसी अपने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए पूरी जो टेरर एंगल है, पूरा मॉड्यूल जिसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल बोला जा रहा है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो वहीं ईडी की टीम फाइनेंशियली तौर पर अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरीके से फाइनेंशियली इरेगुलरिटीज हुई उसको लेकर आज सुबह से ही तकरीबन 5:30 बजे से 25 जगहों पर रेड कर रही है और रेड अभी भी जारी है। टाइम तकरीबन 4:05 हो रहा है। 11 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन इस 11 घंटे के समय में 25 लोकेशंस पर रेड की जा रही है। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े और ट्रस्टियों के घर पर रेड की जा रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस समय ईडी की टीम मौजूद है। तो दिल्ली में ओखला के अंदर जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी ईडी की टीम सुबह से मौजूद है। तमाम दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात, शेल कंपनियों को लेकर जो जिक्र सामने आया उसके दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। किस तरीके से यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियली काम किया जाता है, यूनिवर्सिटी को पैसा कहां से मिल रहा है, जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जो स्टाफ है वहां पर उनको सैलरी किस बेसिस पर दी जाती है, ये तमाम अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन की जा रही है वो मिडल ईस्ट और सऊदी की तरफ से की जा रही है और वहां से हवाला के जरिए जो पैसे यहां पर आता है उसको अलग अलग तरीकों से रूट किया जाता है। इसी एंगल पर जांच जो है वो ईडी की चल रही है और यही कारण है कि बाहर आप जो फोर्स को यहां पर तैनात नजर देखेंगे और उसके बाद अंदर जो ईडी की तकरीबन 7 गाड़ियों में भरकर जो ऑफिसर पहुंचे वो इस समय यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये ट्रस्ट का दफ्तर है, जाकि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन जवाद सिद्दीकी जो कि इस ट्रस्ट को चेयरमैन के तौर पर जतिन, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर रिपब्लिक भारत लाइव अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस मैडम सर्जन का जिक्र हो रहा है, यानी कि डॉक्टर शाहीन का हम जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को ढूंढ रही थी, तलाकशुदा महिलाओं को ढूंढ रही थी, ऐसी महिलाएं जो घरों से दूर रह रही हो, इमोशनली वल्नरेबल हो, उन्हें ढूंढ रही थी। तो किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो मैडम सर्जन की तरफ से की जा रही थी, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मैडम सर्जन का मिशन, मानव बम का प्लान, ऑपरेशन काफिर, मुस्लिम महिलाओं की तलाश, ब्रेन वॉश की चाल, आतंक का जाल। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस जांच के केंद्र में है जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन। जांच एजेंसियों को शाहीन की व्हाट्सएप चैट से विस्फोटक जानकारी मिली है। शाहीन मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाए थे। कोड वर्ड में मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा गया था। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों की खोज करने का पूरा जिम्मा शाहीन ने उठाया था।
इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा हुआ था। शाहीन मानव बम के लिए उन 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की तलाश कर रही थी जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हो और अपने पति और बच्चों से दूर रहती। शाहीन का सबसे पहला टारगेट कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाएं थी। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन आतंक के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई है। इससे पहले भी दिल्ली धमाके का वुल्फ मॉडल एक्सपोज हुआ था। दरअसल जब पूरी दुनिया रात में सो जाती थी तब डॉक्टर शाहीन के नेतृत्व का वुल्फ पैक ग्रुप एक्टिव हो जाता था, जहां भारत को दहलाने की साजिश को लेकर चर्चा होती थी। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सारे आतंकी एक्टिव हो जाते थे और पाकिस्तान से आए कोडेड संदेश पर काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की तरफ से भी लगातार जांच जो है वो की जा रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर मेरी मौजूदगी इस वक्त है, आज एनआईए की टीम जो है वो दानिश को लेकर पहुंची। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूसरी गिरफ्तारी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से और बहुत क्रुशियल भी मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस इंटेरोगेशन के बाद, यानी दानिश की गिरफ्तारी के बाद, अब जो 10 दिन आगे जांच की जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, तो ये पता चल पाएगा कि आखिर ये आपस में कांटेक्ट में कैसे थे, कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क साध रहे थे। दूसरा पहलू जो है वो जांच का ये रहेगा कि कांटेक्ट में होने के साथ साथ इन्हें ट्रेनिंग कैसे मिल रही थी। बहुत सारे सवाल जो है वो इस वक्त एनआईए जो है पूछने आने वाले समय में जा रहा है। लेकिन इस बीच अनंतनाग से मेरे सहयोगी वैभव सुबह से हर एक अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, देखिए, सवाल ये है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जब आगे इंटेरोगेट करेगी, जांच करेगी, तो बहुत सारे और नाम जो है, बहुत सारा जो हम कह सकते हैं आतंकी नेटवर्क को लेकर खुलासा जो है वो होते हुए नजर आएगा। और देखिए, बिल्कुल पलक, अब तक के एनआईए की अगर बात करें तो 75 से 80 ऐसे नाम हैं जिन नामों से एनआईए पूछताछ कर चुकी है और इन नामों में जो भी संदिग्ध लगता है, जिसके खिलाफ भी इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े होने के साक्ष्य एनआईए को मिलते हैं, एनआईए उसको अपनी गिरफ्त में लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि अब जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहला नाम आमिर का और अब दानिश का नाम जो सामने आ रहा है, इन दोनों को एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है और अब आगे भी एनआईए इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी जोड़कर उस पूरे बेस तक पहुंचेगी, जिस ढांचे पर यह पूरा मॉड्यूल खड़ा था, ताकि इस ढांचे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। जो नूह से नाम सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद से सामने आए, सहारनपुर से सामने आए, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के वो तमाम इलाके, इन तमाम इलाकों में उन नामों की लंबी फहरिस्त और उन नामों की लंबी फहरिस्त को जोड़कर उस कड़ी को सुलझाना चाहती है एनआईए कि आखिर इस पूरे मॉड्यूल का सरगना कौन था, इसको ऑपरेट कौन करता था, इसको ऑर्डर कौन देता था, कब, कहां, क्या, कितना, कैसे करना है, इन तमाम बातों को डिसाइड कौन करता था। क्योंकि पलक, ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, 70 से 80 लोगों से पूछताछ होना, समझा जा सकता है कि उस मॉड्यूल को कोई बहुत विशेष सरगना जो है वो बहुत दिमाग के साथ लीड कर रहा था। कैसे इन लोगों का ब्रेन वॉश करना है, कैसे इन लोगों को आतंक के रास्ते पर लेकर आना है, जिहाद की वो मूली, वो गाजर इनके हाथों में कैसे पकड़ानी है, जिसके चलते ये आत्मघाती बॉम्बर बनने तक को तैयार हो जाएं।